गुड आफ्टरनून एवरीवन। अर्लियर क्लास में बच्चे हमने डिस्कस किया था इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में, रशियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ओके, हमने देखा वहाँ पर किस तरह से रशियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। कुछ एरिया जो है इंडस्ट्रीज एरिया थे, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को जैसे एरिया, ठीक है। और वहाँ पर अब हमने देखा कि जो भी फैक्ट्रीज ओपन की जाती थी, इंडस्ट्रीज जो ओपन की जाती थी, उनमें वर्कर्स की जो सिचुएशन थी कैसी थी। कोल प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रीज़ की वजह से डबल हो चुका था। आयरन स्टील जो है उसका जो वर्क था वो 4 गुना हो चुका था। अब इसी के चलते गवर्नमेंट ने कुछ लार्ज फैक्ट्रीज़ के अंदर जो वर्कर्स की कंडीशन थी उन्हें इम्प्रूव करने के लिए कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन भी बनाए, बट इन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया। जो भी वर्कर्स थे उनके वेजेस कम थे, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और उनकी जो लिविंग कंडीशन थी वो भी बहुत ही पुअर थी। उन्हें बेसमेंट में बने इस तरह के पास मतलब एक ही हॉल से में बहुत सारे चैम्बर होते थे, मतलब बेड लगे होते थे और उन्हीं पर शिफ्ट में उन्हें सोना पड़ता था। वहाँ पर वो अपनी फैमिलीज़ को भी नहीं अपने पास रख सकते थे। तो इस तरह की उनकी बहुत ही पुअर कंडीशन थी वर्कर्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखा बच्चे कि जो सिचुएशन थी वर्कर्स की, वो हम नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कि जो सिचुएशन थी वर्कर्स की वो बहुत ही पुअर थी। किस तरह से, देखिए, वर्कर्स वर डिवाइडेड एज सोशल ग्रुप और बाय स्किल। जैसा कि हमने देखा बच्चे कि जो ये वर्कर्स थे ये किस में डिवाइड थे, अपने स्किल के बेसिस पर और कुछ सोशल ग्रुप्स के बेसिस पर। मतलब वो स्किल वर्कर जिन्हें अपना वर्क करने में कुछ ट्रेनिंग या कुछ लर्निंग करनी पड़ती थी, तो उनमें कुछ ऐसे वर्कर थे मेटल वर्कर्स, ठीक है। इन मेटल वर्कर्स को कुछ ट्रेनिंग और स्किल्स की नीड पड़ती थी, सीखने की नीड पड़ती थी अपना वर्क को। तो इसीलिए ये अपने आप को क्या मानते थे, सुपीरियर मानते थे, एरिस्टोक्रेट्स मानते थे अपने आप को। मतलब सभी वर्कर्स की कंपैरिजन में अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते थे अपने आप को। मतलब जैसे एक रूलर अपने आप को, सारी पावर उसके हाथों में होती हैं और अपने आप को सुपीरियर मानता है, तो इसी तरह से ये जो मेटल वर्कर्स स्किल्ड वर्कर थे ये अपने आप को बहुत ही सुपीरियर और सबसे ऊपर क्वालिटी का मानते थे, हाई क्वालिटी का अपने आप को। वीमेन मेड अप 31%। हालांकि जो वीमेन थी वो भी फैक्ट्री लेबर के रूप में 31% लेबर हमें वीमेन देखने को मिल रही थी 1914 के आसपास। लेकिन जो वीमेन को पे किया जाता था वो मैन की कंपैरिजन में बहुत कम किया जाता था। क्योंकि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है वहाँ पर मैन के वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और वीमेन के वर्क को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। हालांकि पहले के अकॉर्डिंग आज जो सिचुएशन है चेंज भी हुई है, बट लेकिन कुछ ये नैरो थिंकिंग जिनकी होती है तो वो इस तरह की सोच रखते हैं कि मैन के वर्क की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वीमेन की कम। वर्कर्स वर समटाइम्स यू नीड टू पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक्स। अब देखिए, चाहे ये मेटल वर्कर्स थे या कोई और वर्कर्स थे, ठीक है। अब चाहे ये विलेज में रहने वाले थे या सिटीज़ में परमानेंट सेटल हो गए थे, लेकिन जब बात स्ट्राइक्स की आई, मतलब अब स्ट्राइक्स किस लिए हुई, अपने अधिकारों के राइट के लिए, मतलब अपने राइट्स की डिमांड के लिए कि जो उनकी जो कंडीशन है पूरे वर्कर्स की उसको इम्प्रूव किया जाए। वर्कर्स के जो वर्किंग आवर्स है उन्हें रिड्यूस कर दिया जाए, उनका जो वेजेस है उसे बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और उनको इक्वली राइट दिए जाएं। तो इसीलिए इन वर्कर्स ने क्या की, अपने राइट्स को डिमांड करने के लिए स्ट्राइक्स की। तो ऐसे टाइम पीरियड पर ये वर्कर्स जो हैं यहाँ अपनी डिफरेंट या अपनी सुपीरियरिटी को शो ना करते हुए एक यूनिटी में बाउंड हो जाते थे। मतलब एक साथ मिलकर इन सभी वर्कर्स ने अपनी राइट्स के लिए डिमांड की। अब चाहे वो मेटल वर्कर्स हों या किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्कर हों, किसी भी फील्ड से वर्कर हो, तो उन सभी ने अपने पता है इन्होंने कि उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो तो सेम ही है सभी की, तो अपने वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ही इन्होंने इस तरह की स्ट्राइक्स को एक साथ मिलकर किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चे पीसेंट्स इन द कंट्री साइड। अब हमने देखा कि जो पीसेंट्स थे मतलब अर्बन एरियाज़ के अंदर उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी थी। उसके अलावा वर्कर्स की हमने कंडीशन देखी सिटीज़ में
कि कैसी थी इंडस्ट्रीज वाले एरिया में। लेकिन अब हम इस आगे डिस्कस करेंगे कि जो कंट्री साइड मतलब जो रूरल एरिया था वहाँ पर पीसेंट्स की जो कंडीशन थी वो कैसी थी। अभी तक हमने वर्कर्स की लाइफ के बारे में देखा, अब पीसेंट्स के बारे में। इन द कंट्री साइड पीसेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड। अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ जो लैंड थी वो किसके थ्रू कल्टिवेट की जाती थी, पीसेंट्स के थ्रू, ठीक है। द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज। ज़्यादातर जो लार्ज प्रॉपर्टीज़ थी वो किसके पास थी, नोबिलिटी के पास या ऑर्थोडॉक्स जो चर्च थी उसके पास, जो नोबिलिटी से बिलोंग करने वाले पर्सन थे या लैंड ऑनर लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास ये प्रॉपर्टी थी। हियर पीसेंट्स वर डिवाइडेड ऑन रिलीजियस बेसिस। यहाँ पर जो पीसेंट्स थे वो रिलीजियस बेसिस पर डिवाइड थे। एंड दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। और यहाँ पर पीसेंट जो हैं नोबिलिटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर थ्रू देयर सर्विसेज। नोबल्स को जो भी पावर मिली हुई थी वो उनकी सर्विसेज के कारण मिली हुई थी। और ये सर्विस किसके लिए करते थे, मोनार्की गवर्नमेंट के लिए। और मोनार्की गवर्नमेंट के रूलर थे कौन, जार निकोलस। तो ये जो भी नोबल्स को मतलब इम्पोर्टेंस मिली हुई थी या पावर जो थोड़ी बहुत मिली हुई थी वो किसकी वजह से मिली हुई थी, वो रूलर की सर्विस, एक सेवा के रूप में उनके एज ए सर्वेंट के रूप में काम करते थे, इस सिर्फ इसलिए। नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी, ना कि जनता की पॉपुलरिटी के कारण। लेकिन अगर हम देखें फ्रांस के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम जैसे हमने देखा था वहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट थी बिल्कुल। वहाँ पर पीसेंट्स इन नोबिलिटी को रिस्पेक्ट करते थे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इन नोबिलिटी ग्रुप में से आने वाले ही पर्सन जो थे उन्होंने ही इन कॉमन पर्सन जो थर्ड स्टेट के अंदर आते थे पीसेंट्स, उनकी राइट्स के लिए फेवर किया, उनके डिमांड्स के लिए उन्होंने फेवर किया था, उनको सपोर्ट किया था। इसीलिए पीपल जो है उन्हें रिस्पेक्ट करते थे। इन फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीसेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फोर्ट फॉर देम। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड पर देखा था हमने पीसेंट जो है नोबल्स की रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उन्होंने उनके लिए लड़ाई की। बट इन रशिया पीसेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू दैम। लेकिन रशिया में पीसेंट्स क्या चाहते थे कि ये नोबल्स जो हैं इनसे ये लैंड जो है पीसेंट्स के हाथों में चली जाए। दे रिफ्यूज टू पे रेंट। इन्होंने कोई रेंट भी पे करने से मना कर दिया। किसने, पीसेंट्स ने, ठीक है, इन नोबिलिटी को। इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स, यहाँ तक कि उन्होंने मतलब रेंट पे करने से तो मना ही किया, साथ में कई प्लेसेस पर तो लैंडलॉर्ड जो होते थे उनका मर्डर भी कर दिया गया। इन 1902 दिस ऑक्योर्ड इन अ लार्ज स्केल। और अगर हम 1902 में देखें तो ये लार्ज स्केल पर रशिया में इस तरह के केस होने लगे, ठीक है। बट लेटर इन 1905 सच इंसिडेंट स्प्रेड ऑल ओवर रशिया। लेकिन 1905 तक देखें तो पूरे रशिया में इस तरह के इंसिडेंट होने लगे थे, ठीक है। मतलब पीसेंट नोबिलिटी के अगेंस्ट हो गए थे। ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं। रशियन पीसेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन। रशियन, हमने देखा कि जो रशियन पीसेंट थे वो यूरोपियन पीसेंट से बिल्कुल डिफरेंट थे। दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून को मीर कॉल किया जाता था, डिवाइडेड द लैंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीसेंट फैमिलीज। अब देखिए ये जो पीसेंट्स थे यहाँ क्या करते थे, दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर। ये अपनी लैंड को एक साथ मिलकर, मतलब जैसे कलेक्टिवली कल्टीवेशन की जाती है इस तरह से एक साथ अपनी सारी लैंड को कलेक्ट करके पुल्ड करके, ठीक है, तो एक साथ मिलकर वहाँ कल्टीवेशन करते थे। और यहाँ पर जो कम्यून थी उनकी, मतलब जो उनकी लैंड थी उसको कैसे डिवाइड किया जाता था, पीसेंट की फैमिली के बेसिस पर। मतलब पीसेंट की जो फैमिली है वो कितनी है और उस फैमिली के लिए कितनी लैंड की नीड है, तो वो सभी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बेसिस पर किया जाता था। ओके, नेक्स्ट आता है सोशलिज्म इन रशिया। अब रशिया के अंदर जो सोशलिज्म आइडिया आया, जैसा कि हमने अर्लियर वीडियो में भी डिस्कस किया था, डिफरेंट सोशलिस्ट आए, सबके अपने अपने व्यूज़ थे।
तो जैसा कि हमने मार्क्स के बारे में देखा था, मार्क्स क्या चाहते थे कि सभी का इक्वली राइट हो, जो भी प्रॉपर्टी है उस पर। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी रशिया में 1914 से पहले, उन सभी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898। ओके। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वर्कर्स की पार्टी थी सिटीज़ के अंदर। ठीक है। इन सोशलिस्ट ने किन्होंने इसको सपोर्ट किया? जो कार्ल मार्क्स के आइडिया को फॉलो करते थे, उन सोशलिस्ट ने इस रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टीज की फॉर्मेशन की। कब? 1898 में। ठीक है। ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज इट हैड टू ऑपरेट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पीरियड पर 1914 से पहले जार निकोलस की गवर्नमेंट थी, और वो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए। ठीक है। तो इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने अपना एक न्यूज़पेपर के थ्रू वर्क किया, वर्कर्स को मोबिलाइज्ड किया, मतलब वर्कर्स जो थे उन्हें एक साथ संगठित किया, एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, और स्ट्राइक्स जो है उनको भी हड़ताल करना ये भी स्टार्ट कर दिए, ताकि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के जो सोशलिस्ट लीडर थे वो इन ऑर्गेनाइजेशन, इन स्ट्राइक्स के थ्रू वर्कर्स को एक साथ एकजुट करके क्या करना चाहते थे? वर्कर्स की जो लाइफ थी सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहते थे, वर्कर्स की जो एक कंडीशन थी उसे इम्प्रूव करना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट आता है, सम रशियन सोशलिस्ट रिकॉग्नाइज दैट द रशियन पीजेंट्स कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड दैम नेचुरल सोशलिस्ट। अब देखिए, ये तो था वर्कर्स पार्टी के बारे में जो कार्ल मार्क्स के आइडिया को फॉलो करते थे। ठीक है। अब देखिए, ये तो सिटीज़ के बारे में बात हो रही है कि वहाँ पर एक रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनाई गई, लेकिन विलेज में अगर हम पीसेंट्स के लिए देखें तो वहाँ भी कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे उन्होंने ये माना कि जो रशियन पीसेंट है ना, कस्टम और डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली, कि उन्हें जो लैंड डिवाइड के बेसिस पर, उनके कस्टम के बेसिस पर डिवाइड किया गया है, और उन मतलब जो पीसेंट्स है ना वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, कि वो उनकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, और वो ज़्यादा अच्छे वे से चेंजेस ला सकते हैं, सोशलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं रशिया के अंदर। और कहीं ना कहीं ये जो पीसेंट्स की जो पार्टी बनेगी वो ज़्यादा जल्दी अपना वर्क कर सकती है लोगों को इस सोशलिज्म आइडिया को गेट करने में, अचीव करने में। ठीक है। देयरफॉर इसलिए पीसेंट रेदर देन वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। इसीलिए जो पीसेंट्स हैं वो वर्कर्स से ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं रेवोल्यूशन को लाने में। द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी वाज फॉर्म्ड। इसीलिए विलेज में पीसेंट्स के लिए सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी फॉर्म्ड की गई इन 1900 में बाय द सोशलिस्ट हु स्ट्रगल फॉर पीसेंट्स राइट। अब ये जो पार्टी थी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये सोशलिस्ट किन के लिए? पीसेंट्स के राइट्स को जो डिमांड कर रही थी, पीसेंट्स को जो फेवर कर रही थी, उन सोशलिस्ट के थ्रू बनाई गई थी। दे डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स टू बी ट्रांसफर टू पीसेंट। और इन सोशलिस्ट ने क्या डिमांड की कि जो भी नोबल से रिलेटेड बिलोंग करने वाली जो लैंड है वो पीसेंट्स को, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दी जाए, इन पीसेंट को दे दी जाए। ये किसका मानना था? इन रिवोल्यूशनरी पार्टी के सोशलिस्ट लीडर का। ठीक है। नेक्स्ट, लेनिन एंड सोशलिस्ट मूवमेंट। और इसी आइडियोलॉजी डिफरेंट थिंकिंग को लेकर, ठीक है, कंट्रोवर्सी हुई। अब आगे चल के ये फिर टू स्ट्रीम्स में स्प्लिट हो गई ये विचारधारा। ठीक है। लेनिन एंड सोशलिस्ट मूवमेंट कौन सी टू डिफरेंट में वो स्प्लिट हो गई? बोलेशविक और मेनिशविक ग्रुप के अंदर। स्टार्टिंग से करते हैं इसको रीड। लेनिन फेल्ट दैट पीसेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप ड्यू टू फाइनेंशियल डिफरेंसेस। लेनिन का मानना था कि जो पीसेंट्स हैं वो डिफरेंट
मतलब वो एक यूनाइटी में, एक यूनिटी में बाउंड नहीं हो सकते, एक यूनियन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? उनका ये मानना था क्योंकि ये फाइनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि ये डिफरेंट इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, ठीक है। ड्यू टू दिस डिफरेंशिएशन, इस डिफरेंस की वजह से ही, क्योंकि कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई पीसेंट रिच, कोई पुअर, कोई ऐसा पीसेंट है जो अपनी खुद की लैंड पर वर्क करता है, ठीक है, कल्टीवेशन करता है, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरों की लैंड पर जाकर कल्टीवेशन करते हैं। तो उनके फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए, डिफरेंस पाते हुए, लेनिन ने माना कि वो एक यूनिटी में बाउंड नहीं हो सकते। ड्यू अब आगे, दे कुड नॉट ऑल बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट, ये सभी एक सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकते। The Social Democratic Party was later divided into two wings, the Bolshevik and the Menshevik group. अब आगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है फर्दर टू स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई, बोलेशविक एंड द मेनिशविक ग्रुप। ओके, अब जो बोलेशविक ग्रुप था उसके लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। ही इज द लीडर ऑफ बोलेशविक ग्रुप। ही वाज इन द व्यू that in Tsarist Russia the party should be disciplined and control its quality। अब लेनिन का मानना था, जो कि बोलेशविक ग्रुप के मेंबर थे, इनका मानना था कि जो भी यहाँ पर इसके मेंबर होंगे वो डिसिप्लिन होने चाहिए और कंट्रोल्ड होने चाहिए, और जो भी मेंबर इसके होंगे वो जो भी इसके मेंबर्स की नंबर संख्या होगी वो क्वालिटेटिव हो, ना कि संख्या ज़्यादा हो लेकिन उनमें क्वालिटी ना हो, तो इस तरह से नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देखें तो जो मेनिशविक ग्रुप को फॉलो करने वाले पर्सन थे, उनका मानना था कि पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी, जैसे जर्मनी में सभी पार्टी के अंदर सभी मेंबर्स को एंट्री थी, सभी को, तो इसी तरह से मेनिशविक का मानना था कि जो ये ग्रुप होगा ये सभी के लिए ओपन होगा, ठीक है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, या जिसकी खुद की लैंड हो या ना हो, लेकिन वो अगर पीसेंट हैं तो वो सभी के राइट्स को फेवर करेंगे। तो ये सभी मेनिशविक ग्रुप का मानना था।